हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, प्रोटेस्ट का सीजन चल रहा है और बहुत बार डिमांड्स जस्टिफाइड भी होती है। सो वी आर विथ यू स्टूडेंट्स। लेकिन आज फ्रंट पेज पर एक और न्यूज़ है प्रोटेस्ट की। वो इसलिए आई है क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जो वेस्ट बंगाल की जो बीजेपी के विंग है उसके चीफ भी हैं, ऑल्दो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो नॉर्थ बंगाल के रीजन्स हैं उनको हम गोरखा लैंड में इंक्लूड कर देंगे। द प्रपोज्ड डिमांड फॉर गोरखा लैंड। अब जो यहाँ पर गोरखा लैंड के लिए फाइट कर रहे हैं और काफी डेकेड से फाइट कर रहे हैं, जैसे गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट हुआ, GNLF, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट और ज्यादा स्पीड अप कर दी। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट जिसके बारे में ये न्यूज आई। बट गोरखास होते कौन है? गोरखालैंड की डिमांड आई कहां से? इसकी हिस्ट्री क्या है? इससे रिलेटेड आप एग्जाम में रीऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक, पर्टिकुलरली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो है जीएस पेपर 2, उसको आप लिंक कर सकते हो। पूरे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक के साथ स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज हम पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट के रीऑर्गेनाइजेशन में लास्ट में ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। बट हु आर दी गोरखास बेसिकली? देखिए, गोरखा या गुरखा दीज आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे कुछ कुछ हिंदू कम्युनिटीज हैं, चेतियार कास्ट वगैरह जो इस तरफ रहती है नॉर्थ ईस्ट में, वो है। कुछ कुछ तमांग्स हैं, गुरुंग्स हैं। तो अलग अलग ऐसे यहाँ पर फैक्शंस हैं गुरखास में। बट प्राइमरली आप इनका लिविंग रीजन देखो तो ये आज का जो प्रेजेंट डे सिक्किम है, नेपाल है, साथ में बंगाल के ये वाले रीजन्स हैं। ये पूरा बंगाल का पार्ट है, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उसके बाद के रीजन्स। यहाँ गोरखास का प्रोमिनेंस हुआ करता था और गोरखास रहा करते थे। अब जो एरिया हम अभी डिस्कस कर रहे हैं गोरखा लैंड रिलेटेड, सिक्किम और उसके आसपास के एरियाज, प्राइमरली उसके साउथ ईस्ट के एरियाज, ये एक मोनार्की थी, चोग्याल उनके द्वारा रूल किया जाता था। और उसके बाद गोरखास ने सिक्किम को कैप्चर कर रखा था। इनफैक्ट ज्यादातर इंक्लूडिंग दार्जिलिंग और ये सब इन्होंने 1780s के बाद से ही कैप्चर कर रखा था। लेकिन फिर अंग्रेज आ जाते हैं, आप जानते हो, बंगाल में 1757 में आ जाएंगे। उसके बाद ये एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करेंगे तो ये गोरखास के साथ यहाँ पर लड़ाई करेंगे। वैसे भी आप देख रहे हो बंगाल प्रेसिडेंसी से काफी पास में। और जब ये एंग्लो गोरखा वॉर को लड़ेंगे तब आपकी ट्रीटी ऑफ सिगोली भी होगी। कैसे भैया? गोरखाज यहाँ पर तो है, साथ साथ नेपाल में भी है, प्रोमिनेंट सेक्शंस है। और इनका जो किंगडम है वो रादर ये था, ये पूरा आप ग्रे प्लस येलो में देख रहे हो ना, ये इनका प्रेजेंट डे किंगडम था। ठीक है। और ये पूरा इन्होंने ऑक्यूपाई किया था क्योंकि ये बहुत ही मार्शियल रेस है, लड़ाई झगड़ा। इनफैक्ट एक कोट कहा जाता है कि अगर आप कहते हो कि आपको डर नहीं लगता तो या तो आप झूठे हो या तो आप एक गोरखा हो। तो दैट्स वाई इन्होंने लड़ लड़ के इतने सारे ये जो एरियाज हैं ऑक्यूपाई कर लिया। प्रेजेंट डे नेपाल और हमारे आज के उत्तराखंड के रीजन्स हैं और हिमाचल के रीजन्स हैं, कांगड़ा वगैरह के, वो भी सब ऑक्यूपाइड थे। तो दैट्स वाई जब ब्रिटिशर्स एक्सपैंड करेंगे तो ये गोरखास के साथ लड़ाई करेंगे नेपालीज लैंड मास और ये वाले हिल एरियाज के कंट्रोल के लिए। हिल एरियाज बहुत जरूरी होती है अपनी कॉलोनी के फ्रंटियर के डिफेंस के लिए, राइट? तो यहाँ पर होगी ट्रीटी ऑफ सगौली। और ट्रीटी ऑफ सगौली से यहाँ पर ये जो ग्रे वाले एरियाज हैं उनको ब्रिटिश एम्पायर के अंदर पास कर दिया जाता है, काली रिवर के वेस्ट के एरियाज और काली रिवर के ईस्ट के एरियाज यहाँ नेपाल के अंदर आ जाते हैं कि ये नेपाल का लैंड मास है। ये आज इस एरिया पर आज भी डिस्प्यूट है। काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेख ट्राइंगल कहते हैं जिसको, काला पानी डिस्प्यूट है। ये इंडिया और नेपाल की एक अलग डिबेट है जिसको हम किसी और दिन देखेंगे। और तब आप देखते हो कि चेंजेस आते हैं और गुरखास कहीं ना कहीं एलिनेटेड फील करते हैं, इसलिए ये अलग से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिमांड कर रहे थे दार्जिलिंग में 1907 से ही। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर रुकेंगे नहीं, इस एरिया पर रुककर ये जाएंगे फर्दर नॉर्थ ईस्ट में। 1820s में पहला वॉर लड़ेंगे, यहाँ आसाम को कंट्रोल करेंगे।
फिर म्यांमार बर्मा के साथ दूसरा वॉर लड़ेंगे, तीसरा वॉर लड़ेंगे। तो दैट्स वाई दार्जिलिंग के एरियाज ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएंगे। अब कंट्रोल में आ गया वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर चाय के बगान, टी प्लांटेशन आने लग जाते हैं, और धीरे धीरे गोरखास से हाथ से उनका जो लैंड है वो जाता जाता है। दैट्स वाई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की डिमांड करते हैं। बंगालीज का इमिग्रेशन होता है, बहुत चीजें होती है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये इशू उठाया जाता है बाय द वे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। पूरी असेंबली में एक गोरखा का रिप्रेजेंटेटिव था जो बोल रहा था कि माई बाप, आप एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, ये 1 लाख कुछ लाख से ज्यादा नहीं है एंग्लो इंडियंस, हम 30 लाख लोग हैं, और हमें आप एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या सेपरेट स्टेट तक की बात नहीं दे रहे हो। अब यहाँ पर दैट्स वाई ये इशू दब जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये आप जानते हो, ये छोटा सा जो लैंड मास है, जैसे चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं, चिकन की गर्दन जितना पतला, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। यहाँ बंगाल का जो सिलीगुड़ी वाला डिस्ट्रिक्ट है वो भी पड़ता है। तो अब ये, क्योंकि इस तरफ आपके नेपाल है, इस तरफ भूटान है, इस तरफ बांग्लादेश है, बहुत सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव होने की वजह से हमेशा से यूनियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पे कॉशियस रही है कि गोरखास की जो डिमांड है सेपरेट स्टेट की, उसको ना फुलफिल किया जाए। गोरखास अगेन कंट्री से अलग होने की डिमांड नहीं कर रहे हैं, बट सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी को देखते हुए वो भी बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद से इंडिपेंडेंस मूवमेंट इनके कुछ कुछ आने लगते हैं। ऑल्दो यहाँ पर आप देखो, जब गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट होता है 1986-88 का, ये सुभाष घई सिंह लीड करते हैं। ये जो लीडर होते हैं ना, ये बहुत ही बाय द बुक चलने वाले पर्सन है। ये वायलेंस को प्रमोट नहीं करेंगे अपने सेपरेट स्टेट की डिमांड के लिए, क्योंकि 1980s तक आते आते ये लोग थक गए थे जो यहाँ गोरखा लैंड में रह रहे थे। क्योंकि नेचुरल सी बात है, इनको चाहिए अपना पूरा, ये डिमांड करते हैं कि हमको दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, चलसा, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हम रहते हैं, तो ये सारे हमें यहाँ पर दे दो जितने भी कलर्ड है। लेकिन ऑफ कोर्स ये पहले तो टी प्लांटेशंस वेस्ट बंगाल के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आज तो वैसे इतना रेवेन्यू नहीं आता इनका, स्टिल मतलब हालत खराब है वैसे टी प्लांटेशंस की, कुछ कुछ इनके भी फाइनेंशियल इश्यूज है, बट स्टिल वेस्ट बंगाल के लिए इंपॉर्टेंट तो है। ज्योग्राफिकली ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का पार्ट है, तो अगेन सिक्योरिटी इश्यूज है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ वेस्ट बंगाल में थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में थी, बहुत टाइम तक थी, तो दैट्स वाई कांग्रेस क्या करती थी, राजीव गांधी वगैरह ये आते थे यहाँ पे, स्टेटमेंट्स देते थे अपने, बोलते थे कि गोरखास की डिमांड नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ नहीं है। एम्बिगुअस स्टेटमेंट दिया कुछ भी ऐसा जिससे गोरखास को फायर लगी रहे, आग चिंगारी जो है वो भड़की रहे, लेकिन साथ साथ इनको स्टेटहुड देने के लिए भी कुछ नहीं हुआ। अब ये सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर 1980s में कहीं ना कहीं एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट हो जाती है स्टार्ट, और उसके बाद से ये मूवमेंट्स अभी भी आप देख रहे हो कंटिन्यूड है। अब इसका रीजन यही है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, सबसे पहले पावर्टी है, अंडर डेवलपमेंट है, गवर्नेंस के फेलियर्स है इस रीजन्स में। इन टी प्लांटेशंस को रिवाइव करने के लिए, इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्लांटेशंस को इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ताकि ये जो चाय के पौधे हैं यहाँ पर, इनकी जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं, उनको उखाड़ के दोबारा नए चाय के पौधे लगाएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा चाय उगेगी। लेकिन वो सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से मिल नहीं पाता है। ऐसे ही इनके इशू का पॉलिटिसाइजेशन शुरुआत से, हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखा गया, कभी ना कभी ऐसा इशू आता है तो अपनी पॉलिटिक्स आकर चमका देते हैं, लेकिन और ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं करते। ऐसे ही आप देखो, यहाँ पर इशू एथनिक भी है, कल्चरल भी है, लिंग्विस्टिक भी है। एथनिकली और कल्चरली गोरखास बंगाली से अलग है, तो उन्हें ये इनसिक्योरिटी तो रहती है। साथ साथ जब लैंग्वेज का इशू बढ़ जाता है, कुछ साल पहले ये प्रोटेस्ट 2017 में तभी राइज हुआ था जब ममता बनर्जी ने बंगाली को प्रमोट करने की कोशिश की थी स्कूल्स के अंदर। तो दैट्स वाई लिंग्विस्टिक इशू हमेशा से है कि हमें अपनी लैंग्वेज प्रिजर्व करनी है, तो हमें अपना खुद का एक स्टेट दे दो। यही उसकी एक टेबल है कि कैसे कैसे यहाँ पर हुआ है। वायलेंट फेज रहा है इस टाइम पीरियड पर। हालांकि सुभाष घई सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वायलेंस नहीं किया था, बट स्टिल ये मोस्ट वायलेंट फेज रहा है। उसके बाद इनकी डिमांड्स को कुछ हद तक मीट भी किया गया जब 2011 में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बना। बट अगेन जब बंगाली लैंग्वेजेस को स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की बात की, तब 2017 में दोबारा ये प्रोटेस्ट आ गया। तो आप प्रोटेस्ट को देख रहे हो, मूवमेंट को देख रहे हो, एक ओशन की वेव्स की तरह, साइनोसोडल वेव की तरह, ये राइज करता है, डिक्लाइन करता है, राइज करता है, डिक्लाइन करता है। बट मेजर इशू एलिनेशन का कोई हैंडल नहीं कर पाता। यहाँ इस टाइम पीरियड जब प्रोटेस्ट हुए थे, तो हैवी हैंडेड यहाँ पर रिस्पॉन्स रखा गया था, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आई थी। और इनफैक्ट धीरे धीरे क्या हुआ है ना, जहाँ क्योंकि 80 से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मूवमेंट्स चल रहे हैं, तो अब इस रीजन में जो आउटसाइडर्स जो रह रहे थे, जो चाय के बगान के बहुत सारे ओनर्स थे, वो तो भाग गए, उनकी लाइफ है बाहर भी, जैसे बंगाल के मेन रीजन्स में भाग गए, यहाँ भाग गए, उधर भाग गए।
बट जो ओरिजिनल गोरखास हैं उन्होंने बहुत सफर किया है। इनफैक्ट यहाँ पर हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स उस टाइम पीरियड पर भी आया था, और बहुत बार कहा जाता है कि सीआरपीएफ ने बहुत लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट किया यहाँ पर, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस या फिर एट्रोसिटीज के भी केसेस आए थे पहले। बट अब प्राइमरली जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट होता है, और इस टाइप की चीजें तो नहीं होती हैं जैसे एट्रोसिटीज इस लेवल की या ह्यूमन राइट्स वायलेशन। बट स्टिल देखा जाता है कि जब भी ये मूवमेंट होता है उस टाइम पीरियड पर इस जगह की पूरी जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, सब ठप पड़ जाती है। और अगेन चाय के सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे इंडिया में ऑल ओवर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, नेशनल न्यूज बनती है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डिसीजन था जिसकी वजह से ये पूरी चीजें हुई। अब यहाँ पर सेपरेट स्टेट बना तो दें, बट आप गवर्नमेंट का भी एक स्टैंड समझ ही रहे हो कि सिक्योरिटी इश्यूज, सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगेन बहुत सेंसिटिव, और चाइना यहाँ पर नजर गड़ाए रहता ही है। तो कहाँ तक हम इन डिमांड्स को एलिनेट प्लेकेट कर पाएंगे। साथ साथ गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो बना है, व्हाई नॉट एनहांस इट्स ओन पावर्स, ये भी एक मैटर है कि ठीक है ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट करवा दो और ज्यादा मजबूत कर दो इस टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की। और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर इन एरियाज को लाकर यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल्स बना दो, ताकि सेल्फ गवर्नेंस ज्यादा मिले, क्योंकि सिक्स्थ शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यही बात करता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने के बाद, जिससे कि किसी एरिया में आप सेल्फ गवर्नेंस अचीव कर सकते हो। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लोगों को एक पूरी आजादी होती है अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का, कस्टम को प्रिजर्व करने का। ये भी एक डिमांड है जो काफी प्रोमिनेंट, बट अगेन यहाँ पर इश्यूज वही आएंगे, सिक्योरिटी रीजन है, सेंसिटिव इशू है। साथ साथ जो नेबरिंग एरियाज हैं बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, इंटरनेशनली बांग्लादेश है इधर, सिक्किम है, भूटान है, तो बहुत सारी चीजें। अब ये तो हुई डिमांड एक अलग स्टेट की, लेकिन ऐसी बहुत सारी डिमांड्स आज के टाइम पे, जैसे उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की डिमांड करते हैं। पूरे इंडिया में ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स की फर्दर डिमांड्स हो रही है। स्पेशली जब तेलंगाना बना 2014 में, आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बाद, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के बाद, तब से डिमांड्स और ज्यादा रिवाइव हो गई हैं स्मॉलर स्टेट्स की। अब इसमें देखना ये जरूरी है कि कैसे कैसे इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है आखिर। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस का इशू। देखो जब इंडिया आजाद हो रहा था तो ऑफ कोर्स हमारे पास दो टाइप के स्टेट्स थे। एक थे रजवाड़े, जैसे यहाँ अलवर का रजवाड़ा, भोपाल का रजवाड़ा, इस टाइप से प्रिंसली स्टेट्स, कोचिन ट्रेवनकोर वाले रीजन, जो कि प्रिंसेस के अंडर थे, रजवाड़ों के अंदर थे, उनकी बस डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इंपॉर्टेंट मैटर्स ब्रिटिशर्स ने ले रखे थे। और बाकी थे ब्रिटिश प्रोविंसेस जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस भी कुछ कुछ थे यहाँ पे, जैसे असम का प्रोविंस था, ये सब ब्रिटिशर्स के अंदर था। तो ये आपके अलग थे, इनको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे। तो यहाँ पर गांधी जी का और जो कांग्रेस का इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो काफी प्रोमिनेंटली चला है। और ये जो रजवाड़े हैं, जैसे राजकोट का रजवाड़ा था, वहां गांधी जी ने बहुत ट्राई किया लेकिन फेल हो गए थे वो एक सत्याग्रह को लेड करने, बाद में वो उसको छोड़ के चले गए, माफी वाफी मांगे कि ठीक है इसको बाद में देखा जाए। ऑफ कोर्स यू कांट विन एवरी बैटल। तो ये जो रजवाड़े थे, यहाँ पर नेशनल मूवमेंट बहुत लेट स्टार्ट हुआ था 1930s में, वो भी लेट 1930s में, 38 के आसपास कांग्रेस ने एफर्ट लेना स्टार्ट किया था, और तब जाके इनमें कुछ कुछ नेशनल मूवमेंट हुआ। बट हाँ, रजवाड़े ये तो देख ही चुके थे कि नेशनल मूवमेंट राइज तो हुआ है, और लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा है इंटीग्रेशन की इंडिया के साथ, इनमें नेशनलिज्म की स्पिरिट आ गई। तो वल्लभ भाई पटेल ने वही डर का माहौल, इनको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से इन्हें बताने की कोशिश की, देखो तुम मान जाओ हमारी बात, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे तुम्हें प्रिविलेजेस मिलते थे, वैसे ही मैं तुम्हें प्राइवेट पर्सेस दिला दूंगा, जिसको ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी ने 1971 में जाके अबॉलिश कर दिया। और इस टाइम पीरियड में बहुत सारे रजवाड़ों के पूजा का सामान, किचन का सामान बहुत सस्ते रेट पर मार्केट में बिका, क्योंकि प्रेवी पर्सेस अचानक से इंदिरा गांधी ने छीन लिए। तो इन रजवाड़ों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बाद में प्रॉमिस रखा नहीं गया, लेकिन उस बात को डेकेड्स हो गए थे, तो कोई बात नहीं। बट यहाँ कैरेट एंड स्टिक रखा, इनको बोला कि ठीक है तुम्हारे पास भी फायदा है, तुम्हारे हम तुमसे हम जंग लड़ेंगे, सेकंड बात, और स्टिक वाली पॉलिसी हम नहीं अपना रहे, वरना इन लोगों को हम भड़का भी सकते हैं ना, कि वो ये आपके खिलाफ बोल दे कि हमें भारत के साथ मर्ज होना है। तो बहुत सारे मान गए। बस अपने तीन ही स्टेट्स बचे थे जो आपको पता ही है, हैदराबाद है यहाँ, यहाँ का जूनागढ़ है, यहाँ का कश्मीर है। ये ग्रे में वो एरियाज है जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज एनीवन। अब यहाँ इन तीन स्टेट्स में भी जैसे तैसे, कश्मीर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, खिंचा लंबा, जूनागढ़ में कोई प्राइम फेसी केस ही नहीं था कि इसको पाकिस्तान को दे, और हैदराबाद में भी नहीं था जोग्राफिकली स्पीकिंग। तो अगेन जैसे तैसे करके इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स है, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो कंडक्ट हुआ,
यहाँ प्लेबिसाइड हुआ। कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया महाराजा हरि सिंह ने 1947 अक्टूबर 1947 में, जब पाकिस्तानी बहुत सारे लड़ाके लेकर यहाँ पर इन्वेड करने आ गए थे कश्मीर उस टाइम पीरियड पर। अब यहाँ पर आता है कि इनिशियली पिक्चर क्या थी फिर जब 1947 में जब हम आजाद हुए। ये 1950-51 के आसपास का ही एक मैप है। यहाँ आपको लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मुझे यही मैप मिला मोस्ट अवेलेबल। तो आप इतना देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहे होंगे, जैसे बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है। इस टाइम पीरियड पर शायद इसको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब इतना भी इंटीग्रेट नहीं हुआ था, कुछ कुछ और एरियाज बचे थे इसके इंटीग्रेट होना। राजस्थान का आमेर बचा था। ये सारे आपके ए टाइप के स्टेट्स हैं। बॉम्बे है, मद्रास प्रेसिडेंसी वाला रीजन। ये ए स्टेट्स ब्रिटिशर्स के अंदर कंट्रोल में हुआ करते थे डायरेक्टली, जो सीधा सीधा इंडिया को ट्रांसफर हो गए। अब ये जो बी स्टेट्स हैं ये रजवाड़े हैं, तो ये अलग तरीके से रखेगा, इन्हें बी स्टेट्स कहा गया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स है लेकिन इनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी और यहाँ भी डेमोक्रेसी आई। हालांकि इनके जो गवर्नर्स हैं, इनके जो राज प्रमुख बनाए गए, वो ऑफ कोर्स जो रजवाड़ों के हेड्स थे, प्रिंसेस थे, किंग्स थे, उनको बनाया गया। तो इनको प्रिवी पर्सेस यहाँ पर दिए गए उस हिसाब से। बहुत सारों को गवर्नर बना दिया, राज प्रमुख बना दिया। पार्ट सी में आते हैं आपके चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। कुछ ऐसे टेरिटरीज जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस आज के टाइम पीरियड का यूनियन टेरिटरीज का इक्विवेलेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको रूल क्या करती थी उस टाइम पीरियड पर। पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार अलग से रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर काला पानी की सजा हमारे नेशनलिस्ट को मिलती थी, आप जानते हो। तो ये अलग से रखा जाता था और ये ऐसा कैसे चल रहा था सिस्टम। लेकिन एक और इशू यहाँ पर उठा। यहाँ पर नेशनलिस्ट जो मूवमेंट जब राइज हो रहा था 1920s में, 30s में, तो बहुत सारे नेशनलिस्ट ने प्रॉमिस किया था। जैसे बाल गंगाधर तिलक सर ने प्रॉमिस किया था कि आपको लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस हम देंगे। एक मराठी बोलने वाला व्यक्ति, उसके पास अपना खुद का एक स्टेट होगा। एक गुजराती बोलने वाले व्यक्ति के पास अपना खुद का एक राज्य होगा। ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे इस तरफ बंगाल तरफ ओडिशी बोलने वाला व्यक्ति, उसका अपना खुद का स्टेट होना चाहिए ताकि लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों की डिजायर्स के हिसाब से चल सके। अब यही लोगों ने डिमांड किया इंडिपेंडेंस के बाद कि हमें तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस चाहिए, बेस्ड ऑन लैंग्वेज हमें अपने खुद के स्टेट्स चाहिए। अब हो गया था पार्टीशन, तो जवाहरलाल नेहरू भी डरे हुए थे, साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी डरे हुए थे, सब डरे हुए थे। तो इन्होंने इसको नहीं माना। इन्होंने क्या किया, धर कमीशन बना दिया एस के धर सर के अंडर। और एस के धर कमीशन ने क्या बोला कि नहीं, अभी लिंग्विस्टिक लाइंस पे करने का कोई मतलब नहीं, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे फोकस करना चाहिए। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इन जगहों का ठीक से हो सकता है उस पर ध्यान दो, लैंग्वेज के इशू पर बाद में ध्यान देंगे। तो इन्होंने अगेंस्ट में बात बोली। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को एक और कमेटी बना दी अगले साल, जो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के अंडर थी। ये आपने जनरली पढ़ा होगा। इन्होंने भी इसी लिंग्विस्टिक बेसिस को यहाँ पर रिजेक्ट किया। अब उसके बाद ऑफ कोर्स 1953 में आंध्रा में बहुत इसके प्रोटेस्ट होते हैं। आंध्रा जो उसके रीजन्स थे उस टाइम पर, पोट्टी श्रीरामुलु 53 डे हंगर स्ट्राइक करके मर जाते हैं। अब इसके बाद अफरा तफरी में आंध्रा प्रदेश स्टेट बनाया जाता है। ऑल्दो यहाँ पर आंध्रा और उस टाइम के जो मद्रास के एरियाज थे, ये नीचे वाले आज का तमिलनाडु, इनके बीच में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट था कि चेन्नई किसके पास जाएगा। लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, आंध्रा वाले रीजन से दूर है चेन्नई, तो चुपचाप आंध्रा बना देते हैं, जिसमें हैदराबाद भी उस टाइम पीरियड पर इसका हिस्सा था। हैदराबाद इंटीग्रेट हो ही चुका था तब तक। तो हमने यहाँ पर बना दिया अपना आंध्र प्रदेश। अब आंध्र बनाया तो ये जो आसपास के रीजन है, मद्रास वाले लोग हैं, ये वाले लोग हैं, त्रावणकोर, ये वाले लोग, बॉम्बे वाले लोग, ये सब भड़क जाएंगे। अब ये प्रोटेस्ट इससे पूरे देश में राइज होने लगते हैं। तब फाइनली एक फजल अली कमीशन बनाया जाता है। इसमें फजल अली सर इसको कमीशन को लीड करते हैं। इसके साथ साथ के एम पानीकर का नाम आपने सुना होगा, और हृदयनाथ कुंजरू जो आगे जाकर चीफ जस्टिस बनते हैं। इनकी रिकमेंडेशंस के साथ यहाँ पर एक नया फैक्टर लाया जाता है। इन्होंने रिलक्टेंटली ही सही, जिद के साथ ही सही, इनकी भी मर्जी नहीं हो रही थी शायद लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस देने की, लेकिन हाँ रिलक्टेंटली इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ लैंग्वेज भी एक बेसिस है स्टेट के फॉर्मेशन का। ऑल्दो यूनिटी ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये भी बेसिस है। तो सारे बेसिस को साथ में रखते हुए यहाँ पर सोचना चाहिए, मतलब लैंग्वेज एक बेसिस है, ये तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये अच्छी बात हो गई। उसके बाद से बहुत सारे स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ। जैसे यहाँ देखो, कोचिन त्रावणकोर, इनको मिला के एक केरला बना दिया, यहाँ मद्रास स्टेट बना दिया, यहाँ इन्होंने इसको कर्नाटका बना दिया, मैसूर वाले रीजन्स को।
यहाँ जो गुजरात और कच्छ, सौराष्ट्र और बॉम्बे वाले रीजन्स थे, सबको एक बॉम्बे में कर दिया, जिसको बाद में बाइफरकेट करेंगे। राजस्थान यहाँ बना दिया, इसको पूरा पंजाब बना दिया, पेप्सू और अलग अलग रीजन्स को मिला के। तो इस टाइप से इन्होंने ऐसे स्टेट्स का फॉर्मेशन किया, लगभग 14 ऐसे स्टेट्स बने थे। अब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने ऑफ कोर्स जो पुराना पूरा कैटेगराइजेशन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इसको यहाँ पर अबॉलिश कर दिया। ऑफ कोर्स इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना पड़ा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, और उसके बाद यहाँ पर ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट आ गया। 14 स्टेट्स बन गए, 6 यूनियन टेरिटरीज बन गए, और अलग अलग नए स्टेट्स आ गए, जैसे आपका बॉम्बे बन गया, केरला बन गया, अलग अलग ऐसे कल्चरल और लिंग्विस्टिक एट्रीब्यूट्स वाले स्टेट बन गए। बट ऑफ कोर्स इससे इशू रिजॉल्व नहीं होगा। बॉम्बे और जो आज के गुजराती स्पीकिंग स्टेट्स है वो एक है। तो अब यहाँ पर इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये लड़ाई कर रहे थे आपस में कि हमें अपना खुद का स्टेट चाहिए, लेकिन ये गुजरात वाले डिमांड कर रहे थे, कच्छ सौराष्ट्र वाले, कि हमें साथ में मुंबई भी चाहिए, क्योंकि मुंबई इकोनॉमिक सेंटर है। इस पर लड़ाई होगी। तो अब ये इशू रिजॉल्व करने के लिए फिर 1960 में दोबारा यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, और तब 2 स्टेट्स बनाए गए, गुजरात ऐसे 15 स्टेट बना। ठीक है भाई साहब। लेकिन अब भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग नए इंडिया को कमजोर समझ रहे थे, वीक समझ रहे थे। कौन थे ये लोग? जैसे पोर्चुगीज, इनका जो घमंड है वो अभी तक नहीं गया। अब पोर्चुगीज ने यहाँ पर गोवा को अच्छे से अपने अंदर अभी भी कंट्रोल में रखा था। फ्रेंच के साथ नेहरू जी ने आराम से यहाँ पर पूरी बातचीत कर ली। तो फ्रेंच ने इनकी जो टेरिटरीज थी पौंडीचेरी की, यहाँ पर ये केरला और मद्रास तरफ, माहे है, करैकाल है, यानम है, ये सब फ्रेंच ने इंडिया को दे दी 1950s में। ठीक है। तो ये हमने अपनी एक यूनियन टेरिटरी बना दी पौंडीचेरी करके, जिसको आज पुडुचेरी कहते हैं। लेकिन गोवा का इशू में पोर्चुगीज पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फाइनली 1962 के आसपास ऑपरेशन विजय हुआ, और ऑपरेशन विजय के बाद यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा का कंट्रोल लिया। अब क्योंकि नया नया हमने गोवा अक्वायर किया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बाद में यूनियन टेरिटरी बना देंगे। फिर 1987 तक जाते जाते 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है रीऑर्गेनाइजेशन के, एक है 1972 और एक है 1987। तो 1987 तक आते आते गोवा को हम स्टेट बना लेते हैं, स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं, और यहाँ पर जो दमन एंड दीव हो उसको सेपरेट कर देते हैं। आज दमन एंड दीव आप जानते हो यूटी है, और एक और यूटी है इनकी गुजरात के पास, दादरा एंड नगर हवेली, उसके साथ इंटीग्रेटेड है। दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली अब एक ही यूटी है, चारों मिला के। अब इसके बाद कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, 62 में हुए, 72 में हुए, 87 में हुए, लेकिन वो हम अभी और आगे देखेंगे आपको, और ना आगे कंफ्यूज करते हुए। नए स्टेट्स जो इसके बाद में बने उनको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सिक्किम का भी इशू आता है 75 76 में। बट ये सारी चीजें जब नॉर्थ ईस्ट का रीइंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पीरियड पर हम इसको और अच्छे से अभी देखेंगे। बट अभी के लिए आप देखो, ये 3 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, इनको बनाया गया। छत्तीसगढ़ को एमपी से हटा के, उत्तराखंड को यूपी से अलग करके, और झारखंड को बिहार से अलग करके अगेन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स पास किए गए 2000 के आसपास। क्यों किए गए? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट के जो कंप्लेंट्स थे वो बहुत ज्यादा थे। आप देखो, ट्राइबल्स की कंप्लेंट्स थी बहुत, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की कंप्लेंट्स थी छत्तीसगढ़ झारखंड पर्टिकुलरली में, और कुछ कुछ पॉलिटिकल कैलकुलेशंस भी थे उस टाइम पर। बट ठीक है, एटलीस्ट ये नए स्टेट्स बने। और इसके बाद फिर नेक्स्ट बना तेलंगाना, जो बहुत टाइम से डिमांड कर रहा था। जब से हैदराबाद इंटीग्रेट हुआ था, तब से हैदराबाद वाले रीजन्स को, प्रिंसली स्टेट वाले रीजन्स को प्रॉब्लम थी कि आंध्रा के पॉलिटिशियंस यहाँ पर सब कुछ आकर अक्वायर कर लेंगे। लेकिन हमने उस टाइम पीरियड पर इनको शांत करने के लिए मुल्की रूल्स जैसे कुछ नियम बना दिए, जिसमें कह दिया कि आपको रिजर्वेशन कोटा रहेगा आपकी जॉब्स में, आपकी जगहों पे। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए ऐसे हमने मैनेज किया, लेकिन फिर काफी डेकेड्स तक ये इशू चलता रहा। फिर 2014 में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब आंध्रा से तेलंगाना को अलग कर देंगे। और जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाने का केस 2019 का, 2019 का सबको पता है। तो इस टाइप से जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो भी हटा दिया। तो यहाँ पर इस टाइप से कुछ कुछ चला है। पंजाब को बेसिकली रिवॉर्ड किया गया था। इनका ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा, मतलब पंजाब बेसिकली यहाँ पर मांग रहा था, डिमांड कर रहा था कि हमें अपना खुद का स्टेट दो। लेकिन जब फजल अली कमीशन ने यहाँ पर मना कर दिया कि नहीं, पंजाब मतलब कोई लैंग्वेज के बेस पर इनका कोई आधार नहीं है, हम नहीं देंगे। क्योंकि पंजाब उस टाइम पीरियड पर जो था उसमें हिंदू भी थे, पंजाबी भी थे, बहुत सारे सेक्शंस थे। तो अब इसलिए उस टाइम पीरियड पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में जब इन्होंने 1965 के वॉर में कांग्रेस की और इंदिरा गांधी की बहुत मदद की, एक्चुअली उस टाइम पर पीरियड पर शास्त्री जी थे पावर में, शास्त्री जी की बहुत मदद की,
तो इंदिरा गांधी पावर में आई और फिर 1966 में इनको रिवॉर्ड दिया गया, एक सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड ही था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ठीक है तुम इतने टाइम से डिमांड कर रहे थे, अलग कर देते और बाकी हरियाणा बना देते, दोनों की कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ बना देंगे और कुछ जो और हिंदू वाले एरियाज है, हिली एरियाज, वो हम हिमाचल को दे देंगे। तो इस टाइप से इन्होंने इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया। इसमें आप देख ही रहे हो कुछ की एक्ट्स हैं इसके, आंध्रा के कुछ की एक्ट्स हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कुछ की अमेंडमेंट्स है। जैसे 35th और 36 सिक्किम से रिलेटेड है, जिसको अभी हम नॉर्थ ईस्ट का देखेंगे इंटरेस्टिंगली, तो उसके साथ ही हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। अब इसके अलावा कुछ मर्जर्स हुए, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये मर्ज हो गए। और जम्मू एंड कश्मीर, अगेन इसका जो 370 स्टेटस है वो खत्म हो गया। और तेलंगाना 29th स्टेट बन गया था, बट जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड चला गया, आर्टिकल 370 हटा दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि इसको दोबारा स्टेटहुड मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था पिछले साल दिसंबर 2023 के जजमेंट में कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शंस कंडक्ट करवाओ उसके, और उसके स्टेटहुड की तरफ आप दोबारा इसको लेकर जाओ। बट अभी तक तो मिला नहीं है, तो अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है लगभग। चेंजेस भी हुए हैं कुछ कुछ नाम में, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश 1950 में बोल दिया था, मद्रास को तमिलनाडु बोल दिया था, उत्तरांचल को उत्तराखंड बोल दिया था। ये ईयर्स आपको ध्यान रहे न रहे, बट हाँ ये बेसिक आपको चीजें ध्यान रहनी चाहिए। अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये आपका पूरा मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आपको रटा होना चाहिए पूरा। शुरुआत में आपके जितने एरियाज थे, जैसे मिजोरम का एरिया, जैसे आपके यहाँ पर त्रिपुरा का एरिया और मेघालय का एरिया, ये पूरा ये मिलाकर एक एक ब्लॉक बनता था, मेजरली ये असम के इलाके थे, ठीक है। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के पहले तो नागालैंड भी इसमें आता था, प्राइमरली पूरा असम ही कहा जाता था। बट आज के टाइम पीरियड पर ये 7 स्टेट्स है, और एक और इनकी 7 सिस्टर्स का एक ब्रदर है सिक्किम। सिक्किम भी अगेन इंडिया का पार्ट है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ बहुत सारा वायलेंस हुआ है, यहाँ डिमांड्स रखी गई हैं, और कभी वो डिमांड्स फुलफिल हो पाई है, बहुत सारी डिमांड्स जैसे गोरखा लैंड की, बोडो लैंड की, आज तक फुलफिल नहीं हो पाई, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होती। बट एक चीज है, एक इग्नोरेंस जरूर रहा है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स का, यहाँ पर हमें हमें स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, बहुत चैलेंजेस आई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं इनके रीऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ट्राइबल लैंडमास है वो, मतलब जैसे हम मणिपुर का इशू डिस्कस कर रहे थे ना, मणिपुर बहुत टाइम से न्यूज में है कि यहाँ मणिपुर के सेंटर में इम्फाल घाटी में आपके मीती रहते हैं, इधर ऊपर के एरियाज में नागालैंड से टचिंग बॉर्डर में नागा लोग रहते हैं, इधर नीचे के एरियाज में कुकी लोग रहते हैं। तो पूरा जो मणिपुर है वो सॉर्ट ऑफ डिवाइडेड है। बहुत सारे इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो इससे भी ज्यादा बेकार हालत है। नागाज के खुद के अपने अलग अलग ट्राइब्स है, नागा तो एक बड़ी ट्राइब है, उसके अंदर सब ट्राइब्स है, और ये कुछ कुछ किलोमीटर्स के एरिया में इनका चेंज हो जाता है पूरा जुरिसडिक्शन। और ये यूनियन गवर्नमेंट से तो लड़ते थे, आपस में भी बहुत बार लड़ते थे। तो अब इसकी वजह से रीऑर्गेनाइजेशन में कुछ इश्यूज तो आए हैं। तो चलिए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन असम को सेपरेट प्रोविंस बनाएंगे, 1874 तक आराम से इसको कंट्रोल कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाएंगे, आप जानते ही इन एक्ट्स को, इसके थ्रू कुछ कुछ मॉडिफाई करेंगे चीजें। एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ यांडबू 1826 की, जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर था उसके बाद आई है, बर्मीज लोगों को हराने के बाद उनसे वॉर में रिपेरेशंस मांगे गए, टेरिटरीज मांगी गई। तो वहां से इनको असम का, ब्रिटिशर्स को जो मेजर लैंड मास है वो यहाँ से बर्मा से उनको मिला था। और इसके बाद इन्होंने अपना जो कंट्रोल है 1880s तक वो पूरा एस्टेब्लिश कर दिया था। और यहाँ असम में 1874 में हिल एरियाज भी थे, प्लेन एरियाज भी थे, जैसे आज के मेघालय के गारो खासी जयंतिया हिल्स है। यहाँ इस तरफ आप जानते हो चेरापूंजी है, जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वेटेस्ट रीजन है वर्ल्ड का। तो ये आपका जो पूरा रीजन है ये भी असम का पार्ट था, हिली एरियाज, प्लेन एरियाज, सब कुछ। और उसके बाद 1905 में अगेन असम को ईस्ट बंगाल के साथ, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को हम अलग करेंगे, पार्टीशन करेंगे, बंगाल की यूनिटी को ब्रेक करेंगे, और इसके साथ में फिर ये एरियाज असम के इंक्लूड कर दिए गए थे। ऑल्दो ये पार्टीशन जब हटाया गया तो असम का स्टेटस पुराने एक सेपरेट प्रोविंस की तरह रखा गया। तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में एक प्रोविंस था। और फिर असम को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स भी यहाँ पर लाए गए, मतलब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज भी यहाँ पर लाई गई थी 1935 के इलेक्शंस के बाद। यहाँ 1935 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद यहाँ इलेक्शंस होंगे, और फिर यहाँ पर मिनिस्ट्रीज का फॉर्मेशन भी होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर
मेजरली इंडिपेंडेंस के बाद ये कंटिन्यू किया गया। लेकिन जो ये एरियाज थे मेघालय के, त्रिपुरा के, मिजोरम के, ये लोग थोड़े से, इनफैक्ट मणिपुर के भी, ये लोग थोड़े से परेशान थे और इनको लगता था कि जो असम का लैंडमास है, असम में इस टाइम पीरियड पर इंडिपेंडेंस जब आई थी तब तक बंगाली इमिग्रेशन काफी हो चुका था। तो असम का ऐसा कहा जाता था कि असम डोमिनेट कर रहा है इन एरियाज को, मेघालय को, त्रिपुरा को, मणिपुर को, कहीं से कहीं तक। तो अब इसकी वजह से यहाँ पर कुछ कुछ रीऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे होने लगेगा, टॉक्स चलेंगी, डिबेट्स चलेंगी, बहुत सारे डिस्कशन होंगे। साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंस भी बहुत जरूरी है। देखो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ऊपर चाइना है अरुणाचल के साथ लगा हुआ, ये भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी कुछ ऐसी है। यहाँ पर वलोंग जंक्शन है, ट्राई जंक्शन, जो कि 1962 के वॉर के पहले यहाँ पर कुछ कुछ इवेंट्स देखे गए थे, जिससे पता लगाया जा रहा था कि कुछ मेजर होने वाला है, यहाँ पे चाइनीज लोगों की प्रेजेंस ज्यादा देखी गई। तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है एक तो नॉर्थ ईस्ट की। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के देश है, म्यांमार के बाद थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है। तो यहाँ एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी सक्सेसफुल होती है तो नॉर्थ ईस्ट का हम डेवलपमेंट करवा पाएंगे। आसियान देशों के साथ नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा हम ट्रेड वाइज और कल्चर वाइज इंटीग्रेट करके इनकी जो डेवलपमेंट की नीड्स है नॉर्थ ईस्ट की, उसको फुलफिल कर पाएंगे। और स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बीच में बांग्लादेश पड़ता है आज के टाइम पीरियड में। तो यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं होगी तो अगेन हम नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी खो देंगे, फिर सिर्फ सिलिकॉरी कॉरिडोर बनेगा कनेक्ट करने के लिए। और फिर इसको तो आप देखो चाइना यहाँ पे नजर गड़ाए रखता है इस रीजन से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे। जैसे डोकलाम का क्राइसिस इस वजह से हुआ, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है। और यहाँ पर कुछ कुछ स्टेट्स का फिर फॉर्मेशन होता है। कैसे? जो आपके त्रिपुरा, मेघालय और आज के प्रेजेंट डे मणिपुर वाले लोग हैं, ये परेशान थे, तो ये डिबेट्स और डिस्कशंस करते हैं असम के पॉलिटिशियंस के साथ। और इसके साथ साथ वायलेंस राइज हो जाता है आज के नागा एरियाज में। ये नागा है यहाँ पर, नागास के अलग अलग ट्राइब्स हैं, कोन्याक ट्राइब्स वगैरह, ये नागा हिल्स हैं यहाँ पर। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज का एक एक्सटेंशन है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज का ही पार्ट है, हिमालयाज का एक्सटेंशन। यहाँ पर इंसर्जेंसी 1950s में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नागालैंड में क्रिश्चियनाइजेशन बहुत ज्यादा है, मोस्टली क्रिश्चियंस रहते हैं। और ये साफ साफ बोल देते हैं कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, पता नहीं कहाँ से आपने हमको इंटीग्रेट कर दिया। तो दैट्स वाई इनको सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले नागालैंड बनता है 1962 के एक्ट के थ्रू, तो 1963 में बनता है प्राइमरली। उसके बाद यहाँ पर जो आपके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा वाले रीजन हैं, इनको स्टेट विद इन स्टेट का दर्जा दिया जाता है धीरे धीरे, कि मेघालय पे असम का कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन फिर भी ये स्टेट विद इन अ स्टेट रहेगा। सेम त्रिपुरा और मणिपुर का भी कहा जाता है, इनको थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी मिलती है असम से, बाद में और डिमांड्स करते हैं। तो 1972 में एक मेजर रीऑर्गेनाइजेशन आता है, जब मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को फाइनली स्टेट का स्टेटहुड का स्टेटस मिल जाता है। अब इस टाइम पीरियड पे अरुणाचल प्रदेश को बना देते हैं यूनियन टेरिटरी। और ये इंडियन गवर्नमेंट के प्लान्स के हिसाब से, और एक ट्राइबल लीडर थे वरियर एल्विन, इन्होंने जो सजेस्ट किया था कि आप धीरे धीरे इन ट्राइबल्स का इंटीग्रेशन करो, और बहुत ही केयरफुल इंटीग्रेशन करो। इनको फोर्स मत करो कि तुम मेन लैंड के साथ इंटीग्रेट करो, और साथ में इनको ऐसे ही मत बनाओ कि नहीं अलग बैठे रहो, तुम्हें म्यूजियम की तरह लोग देखने आएंगे जैसे आज के अंडमान की ट्राइब्स को देखने आते हैं। तो ये दोनों तरीके की पॉलिसीज उन्होंने डिनाई की और कहा कि डेवलपमेंट होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, लेकिन अपनी खुद की ट्राइबल लोगों का अपनी खुद की टर्म्स पे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस वजह से अरुणाचल प्रदेश की पॉलिसी नेहरू जी की और वरियर एल्विन जी की साठगांठ के साथ बहुत ही सक्सेसफुल रही। एंड दैट्स व्हाई अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हो आज भी वायलेंस इतना देखने को कभी हमें नहीं मिला। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश आराम से इंडिपेंडेंट, आराम से स्टेट बनता है 1987 में। पहले यूनियन टेरिटरी होता है, धीरे से हम इसको स्टेटहुड का दर्जा दे देते हैं। इसके साथ एक स्टेट है मिजोरम। मिजोरम और उसका जो लुशई हिल्स वाला एरिया है। अब वैसे लुशई हिल्स को हम ऊपर से जब देखते हैं तो हमें ब्लू माउंटेन्स जैसा लगता है, तो इसलिए इसको ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। तो यहाँ इस एरिया में मेनली 1950s और 60s में तो शांति थी, आराम से बैठे थे लोग। लेकिन अचानक से फिर 67 के आसपास एक फैमिन आ जाता है। इनके उस साल जो बम्बू के प्लांट्स हैं उनकी फ्लावरिंग होती है, तो चूहे अचानक से जंगल से उठ के आते हैं, बम्बू के प्लांट्स की वजह से चूहे राइज करते हैं, उठ के आते हैं, और सिटीज में आके भी फिर फेमाइन कॉज करते हैं, ग्रेन्स वेन्स अनाज वनाज सब खा जाते हैं। और इस टाइम पीरियड पर जब ये पूरा क्राइसिस हो रहा है, तब इनके स्टेट के पॉलिटिशियंस, इनकी जगहों के पॉलिटिशियंस और जो यूनियन के पॉलिटिशियंस हैं उनसे ये लोग खासा डिसअपॉइंट होते हैं, और फिर अपनी खुद की इंसर्जेंसी स्टार्ट कर देते हैं लालदेंगा की लीडरशिप के अंदर। और फिर 20 साल तक ये लड़ते रहते हैं। फिर फाइनली यहाँ पर राजीव गांधी जी के साथ एक अकॉर्ड साइन होता है मीजोस का, और उसके बाद यहाँ पर इनको स्टेटहुड दिया जाता है 1987 में, और लालदेंगा जी को
यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। इनफैक्ट इसको इस जब ये अकॉर्ड होता है 1980s में, तो उसके बाद आर्टिकल 371 जी के अंदर मीजो एरियाज को स्पेशल पावर्स दी जाती है ताकि इनके जो कस्टम्स हैं वो अपहोल्ड किए जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मर्जी से चलाया जाए। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का पूरा री इंटीग्रेशन होता है। ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज आप देखो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1972 में, जो 1987 में स्टेट्स बने वो 1972 में यूनियन टेरिटरीज थे। ऐसे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, आप इसको ध्यान भी रख पाओगे। अब सिक्किम का केस बहुत ही अलग है। सिक्किम इन सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अलग यहाँ पे बैठा था, और क्योंकि गुरखास की अब तो प्रोमिनेंस बची नहीं, तो जो पहले 18th सेंचुरी में जो चोग्याल किंगडम था वो दोबारा रिवाइव हो गया ब्रिटिशर्स के अंदर, और चोग्याल को दोबारा मोनार्की मिल गई। अब यहाँ देखो, सिक्किम नेपाल के बहुत पास है, तो नेपाल के बहुत सारे लोग, नेपाली लैंडमास, यहाँ पे लेबरर्स की तरह आके काम करते थे, हमारे इंडियंस भी जाते थे। तो यहाँ पर मेजोरिटी जो पीपल है वो लगभग इंडिया फ्रेंडली है, क्योंकि ये ज्यादातर नेपाल के पुअर लैंड मास है जो लेबर की तरह काम करते हैं, और इंडिया के लिए इनका फ्रेंडली ओपिनियन था। लेकिन जो चोग्याल थे, ये अलग ही स्पीशीज, अलग ही प्रजाति थे। अब चोग्याल राजा ने क्या किया, इंटरेस्टिंगली, ये अपनी एक क्वीन ले आए जो बाहर की थी। अब ये क्वीन क्या करती थी, अमेरिका जाकर इंडिया के खिलाफ कुछ कुछ चीजें बोल के आती थी, प्रेस में ऐसी चीजें बोलती थी। तो इंडिया बड़ा इनसिक्योर हो गया। हालांकि ये हमारे इंडियन मीडिया में और इंडियन बुक्स में जनरली ये कहा नहीं जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फोर्स का यूज हुआ था सिक्किम के केस में भी। तो 1975 में हमें लगने लगा कि ये रानी कुछ ज्यादा ही कर रही है, तो हमने क्या किया, इनका जो रॉयल पैलेस था, ये उसका सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, एक्चुअल इमेज नहीं है, तो हमने उसको यहाँ पर गार्ड्स के थ्रू पूरा यहाँ पर घेर लिया उसको। और हमें पता था कि एनीवेज यहाँ पर जो लोग हैं वो तो हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमने सिक्किम को, हमने अपने आर्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल हम लेकर आए, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसको आर्टिकल 2 क्लॉज A कहते हैं। आज ये आर्टिकल नहीं है प्रेजेंट। तो इसके थ्रू हमने सिक्किम को सबसे पहले एक एसोसिएट स्टेट बनाया, कि सिक्किम के लोग ये चाहते हैं कि हमारी, उनकी जो है वो इंडियन यूनियन के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन हो, और वो इंडियन यूनियन का एसोसिएट स्टेट बने, इसलिए हम उनको एसोसिएट स्टेट बना देते हैं। एसोसिएट स्टेट मतलब कुछ नहीं है, हमारे हिस्सा है, बस थोड़ी सी स्पेशल पावर्स है। उसी के अगले साल हम यहाँ सिक्किम में एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाते हैं, तभी उसी टाइम पीरियड पे। और रेफरेंडम में 90% ज्यादा लोग यही कहते हैं कि हाँ भैया, हमें तो इंडिया इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना है। लार्जर मासेस हमारे सपोर्ट में थी। तो हम एक और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हम 2A आर्टिकल को, जो जस्ट 35 से आया था, उसको अबॉलिश कर देंगे, और सिक्किम को अलग से एक अलग राज्य, एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दे देंगे। चलो भाई, तुम अब एक सेपरेट स्टेट हो और इंडिया का एक इंटीग्रल हिस्सा हो। तो इससे हमने सिक्किम के इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया, बहुत ही केयरफुली, बहुत अच्छी डिप्लोमेसी के साथ। ऐसे यहाँ पर आप देखो, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं, उनमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में किसी में वायलेंस हुआ है, किसी में कुछ हुआ है, बट प्राइमरली हम थोड़ी बहुत डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे ये पहले असम के अंदर ऑटोनोमस स्टेट था, फिर फुल स्टेटहुड मेघालय को मिला 1972 में। यहाँ आप देख लो। बाय द वे, असम की भी कुछ ऐसे यहाँ पर टेरिटरीज है, आप देख ही पा रहे होगे, जो बांग्लादेश के साथ यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेघालय बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, असम भी यहाँ वेस्ट से और ईस्ट से दोनों जगह से बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है आज भी। मीजो हिल्स में अगेन यहाँ पर बहुत सारा वायलेंस हुआ, फिर 1987 में इन्हें यूनियन का जो स्टेट है वो डिक्लेयर कर दिया गया। नागालैंड 1963 में इनको स्टेटहुड मिला, और इन्होंने भी धीरे धीरे अपने आप को असम से एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे दी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, इनको 1954 में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहते थे, 1914 में इनको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक्स कहा जाता था, और बेसिकली इनको असम के दारंग और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था। आज के टाइम पीरियड में इनके अलग अलग रीजन्स के नाम है, आदि, मीरी, मिश्मी, अबोर, इनके ट्राइब्स के नाम है। यहाँ पर आपातानी ट्राइब्स रहते हैं जीरो वैली में। तो इस टाइप से अलग अलग रीजन है। यहाँ तवांग का रीजन है। अब तवांग के रीजन में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट का सिचुएशन है। 1962 में यहीं से चाइनीज ने घुसपैठ की थी, और ये तवांग के रीजन के लिए बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। जब भी हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तवांग जाते हैं, तो ये चाइनीज उल्टी सीधी बातें कहने लग जाते हैं कि ये हमारा रीजन है, हमारे साउथ तिब्बत में मत जाओ। और हम भी इसको बचाने में लगे हुए हैं। अभी एक सेला टनल आई थी, वो इसीलिए आई थी कि हम तवांग से बेटर कनेक्टिविटी कर पाए बाकी अरुणाचल प्रदेश की, और चाइना के खिलाफ एक असर्टिव स्टैंड रख पाए।
तो इस टाइम से आप देखो अरुणाचल प्रदेश का इस तरीके से हमने सॉर्ट ऑफ एक रीऑर्गेनाइजेशन किया। सिक्किम का हमने डिस्कस कर ही लिया। हमने सिक्किम के साथ सबसे पहले ट्रीटी की थी 1950 में, बाद में 1975 में हमने इनको मर्ज किया, एसोसिएट स्टेट बनाया, फिर रेफरेंडम किया, मोनार्की अबॉलिश कर दी कंप्लीटली और फिर पूरा स्टेट बना दिया। और उसके बाद सिक्किम ने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को 2002 में ज्वाइन भी कर लिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स है। 1971 में बना, जब हमें रियलाइज होने लगा कि कहीं ना कहीं हमने नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को, उनके पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको, ज्योग्राफिकल उनकी सारी फैक्टर्स को, उनके कल्चर को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। और इसके बाद से हमने काउंसिल बनाया ताकि उनकी सेपरेट रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पर हम फोकस कर सकें। और इसमें 8 स्टेट्स जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक प्लानिंग में। और उसके बाद एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी आई, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर, 2001 में बनी। नोडल डिपार्टमेंट है अगेन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और साथ साथ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस आए, जैसे कॉमन हाई कोर्ट आया, शेयर्ड गवर्नर्स आए। तो इस टाइप की यहाँ पर चीजें आई। कुछ एरियाज हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, जिन एरियाज में 6th शेड्यूल यहाँ पर अप्लाई होता है। 6th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एरिया है जो कि हमारे फ्रंटियर ट्राइब्स से रिलेटेड है। ट्राइब्स दो टाइप के इंडिया में, एक है मेन लैंड ट्राइब्स। बहुत ही एक रफ रिप्रेजेंटेशन मैप बनाऊंगी मैं इंडिया का आपके लिए, जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर मान लो 1 मिनट के लिए जस्ट कि इंडिया का मैप है। तो यहाँ पूरे ये जो ट्राइब्स रहते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स में, मेन लैंड में, ये मेन लैंड ट्राइब्स हैं, और ये आपके नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले फ्रंटियर ट्राइब्स हैं। तो फ्रंटियर ट्राइब्स का हमें शुरुआत से नेचर पता था कि ये ज्यादा लड़ाके हैं, मार्शल है। इनको ब्रिटिशर्स ने हमसे कम्प्लीटली एक्सक्लूड करके रखा था, तो इनका कल्चर बहुत डिफरेंट है। मणिपुर को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी हिंदुआइजेशन जो था वो इतना इस लेवल पर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर और असम में है। और साथ साथ ये रिबेलियंस हैं, रिबेल्स हैं एक नंबर के। अब इनको ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, रिबेल कर देंगे। दैट्स वाई शुरुआत से ही हमने 6 शेड्यूल रखा। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ एरियाज, ये सारे पहले के असम के एरियाज हैं, इन सब के कुछ यहाँ पर एरियाज को हमने 6 शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर कर दिया 6 शेड्यूल के अंदर, जिनकी वजह से इनको अपना खुद का सेल्फ गवर्नेंस की पावर्स मिल जाती है। ये अपने आप को खुद गवर्न करते हैं, खुद एडमिनिस्टर करते हैं ये। और इसमें इनकी मदद करता है गवर्नर। 5th शेड्यूल में क्या है, मेन लैंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड यहाँ पर हमने कुछ काउंसिल्स बना रखे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर एडवाइजरी बॉडीज होती है, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल्स होते हैं मेन लैंड एरियाज के, ये सिर्फ एडवाइस करते हैं गवर्नर को। लेकिन यहाँ 6 शेड्यूल में ज्यादा पावर्स दी गई हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए हैं जो एडवाइस नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को गवर्न कर रहे हैं। अगर आपको वहां पर जाकर कुछ स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, माइनिंग बनानी, तो आपको पूछना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहुत बार वहां पर जस्टिस को भी गवर्न करते हैं लोकल एरियाज में। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर 6 शेड्यूल को इन्वेस्टिज किया है ताकि वायलेंस को थोड़ा, और जो एलिनेशन की फीलिंग्स है उसको थोड़ा कम कर सके। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स बनते हैं जिनको लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स दोनों दी जाती है। जुडिशियल पावर्स बहुत कम केस में इंडिया में किसी को दी जाती है। और ये बेसिकली एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज हुआ करते थे। इनफैक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक्सक्लूडेड, पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए अलग से एक सेपरेट सब कमेटी भी बनाई गई थी। तो ये सारी चीजें हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट में ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं बहुत सारे, लेकिन प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं, स्कीम्स भी लॉन्च हुई हैं, लेकिन आज भी चैलेंजेस तो हैं। बाकी अब नए स्टेट्स जो बनाने हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ऑफ कोर्स हमने देखा है पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मेंस में एक पीवाईक्यू आया, एक सवाल आया है पहले कि न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशन से क्या वाकई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्या नए स्टेट्स इंडिया को बनाने चाहिए। इस थीम पर एक पीवाईक्यू, एक क्वेश्चन पूछा था मेंस में। अब नए स्टेट्स का आप पॉजिटिव देख सकते हो। देखो नए स्टेट्स होंगे तो लोकल लोगों को ये लगेगा कि हाँ हमारी मर्जी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है ना। साथ साथ इन्हें ये लगेगा कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस मिल रहा है, इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है। तेलंगाना वालों को यही तो डिमांड थी कि आंध्रा की पॉलिटिशियंस, आंध्रा की इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ पर आकर हैदराबाद में बस रहे हैं और हमारे लोगों को डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे क्योंकि हम थोड़े पिछड़े हैं। ऐसे रिसोर्सेज का कंट्रोल लोकल लोगों के हाथ में जा सकता है अगर नए स्टेट्स हम बनाते हैं।
जो डिमांड्स हैं एलिनेशन की, वो यहाँ पर खत्म हो सकती हैं, जिससे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की जो थीम है वो प्रमोट हो सकती है। गवर्नेंस के केस में कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि गवर्नेंस के केस में या ये सारे पॉजिटिव आउटकम्स आए, नेगेटिव्स भी हैं। जैसे आप झारखंड का केस देख लो, बना दिया नया स्टेट ये सोचते हो कि ठीक है गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, रिसोर्सेज का, कोल स्टील का कंट्रोल लोकल लोगों के हाथ में आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इलीगल माइनिंग आज भी चलती है ऐसे स्टेट्स में, और आज भी पावर्टी हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, राइट। नए स्टेट्स बनाने से छोटी छोटी लेवल पर खर्चा, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। राजभवन बनाने पड़ते हैं, नए बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं, सेक्रेटरीट बनाने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर की बहुत इश्यूज आती हैं। साथ साथ यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है देश का, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। आप अगर गोरखास की डिमांड को सेटिस्फाई कर लोगे, तो बोडोस डिमांड करेंगे कि गोरखास की डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया, हमको अपना खुद का नेशन दे दो। लेपचास और भूटियास यहाँ पर आ जाएंगे डिमांड में कि हमको भी अपना खुद का स्टेट दे दो। जब गोरखास अपना स्टेट मांग रहे हैं, तो हम भी अपना स्टेट मांग रहे हैं, स्टेट दे दो। बोडोस तो चलो अलग है, इनका तो अलग ही डिमांड है। बट हाँ, स्टिल डिमांड्स ज्यादा से ज्यादा राइज हो जाती हैं, जिनको हैंडल नहीं कर सकते हम, क्योंकि जोग्राफिकली ये एरियाज ओवरलैपिंग है। ठीक है, गोरखास का एरिया बोडो से ओवरलैपिंग, किसकी डिमांड को सेटिस्फाई करो? अलग अलग ट्राइब्स का ओवरलैपिंग एरिया है बहुत बार, तो यही प्रॉब्लम्स आती हैं। कब तक आप नए स्टेट्स बनाते रहोगे? रैदर जो पुराने स्टेट्स हैं, क्या उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म नहीं करना चाहिए? ये भी एक अच्छा एंगल है। बट सारी चीजों को देखते हुए हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप आइदर नए स्टेट्स बनाओ या नहीं बनाओ, डिबेट इज नॉट दैट। डिबेट इज कि आप कैसे लोगों को ये फील करवा सको कि हाँ उनका से है, उनकी मांगे पूरी की जाती है, उनकी सुनी जाती है। और ये तभी होगा जब लोकल गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल, इनको आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। तो ऐसे करके एक आंसर को आप अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ जी ये करना चाहिए, और इस टाइप से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो ये आज का डिस्कशन खत्म हुआ। थैंक यू सो मच पीपल फॉर दी सपोर्ट, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। जो भी आपके यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट बॉक्सेस में। और थैंक यू पीपल।